हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मैं नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट की सीरीज जो है वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। जिसने तक वो वीडियोस ना देखी हो आराम से आके वो वाली वीडियो भी देख सकता है। लेकिन इस सीरीज में बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड की, यानी कि लेसन नंबर 2 हमारा जो था एप्लीकेशंस ऑफ मोनोपोली। ये उसकी आखिरी वीडियो होने वाली है जहां पे हम बात करेंगे नेचुरल मोनोपोली कंसेप्ट के ऊपर। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करनी है वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है। तो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो समझते हैं नेचुरल मोनोपोली क्या होता है और साथ साथ इस वीडियो के एंड में हम पढ़ने वाले हैं एंटी ट्रस्ट लॉज क्या होते हैं और उसका हमारी कंट्री पे या फिर अलग अलग कंट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले तो पढ़ते हैं नेचुरल मोनोपोली होता क्या है। देखो मोनोपोली सिंपल सी बात है। मोनोपोली एक ऐसी फर्म है जो एक सिंगल गुड्स या सिंगल सर्विसेज सेल कर रही है। मतलब क्या कि एक यूनिक सेलर है, एक सिंगल सेलर है जो एक अलग तरह के गुड्स और सर्विसेज को बेच रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, कई बार ना मोनोपोली ऐसी जगह वो लोग हासिल कर लेते हैं जो सारे कंज्यूमर्स की नीड होती है। देखो अगर मोनोपोली किसी ऐसे गुड्स या ऐसी सर्विसेज में हो जिसको कंज्यूमर चाहे तो कंज्यूम करे चाहे तो ना कंज्यूम करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी ने ऐसी इंडस्ट्री में या फिर ऐसी चीजों में मोनोपोली अचीव कर ली जो कंज्यूमर की बेसिक नीड के अंदर आता है, तो कंज्यूमर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि फिर कंज्यूमर को किसी भी हालात में चाहे कितना ही महंगा मिले उससे वो चीज खरीदनी पड़ेगी, जिससे सोसाइटी का बहुत ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, इसको मैं प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था। जैसे मैं अप्लाई कर सकता हूं इस चीज को, मोनोपोली हो जाए इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर सप्लाई में, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशंस में, यानी कि जो हम फोन वगैरह से बात करते हैं उन चीजों में क्या हो जाए, किसी कंपनी की मोनोपोली हो जाए, तो ऐसी कंपनियों में कंज्यूमर को बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ सकता है, फिर बहुत सी चीजों से सफर करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं। क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है, अब हमारी 90% दुनिया वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रही है। तो अगर ये नहीं होगा तो भी बहुत दिक्कतें होंगी। वाटर सप्लाई यही बहुत जरूरी है क्योंकि पानी बेसिक नीड के अंदर आता है। ये फिर मैं बात करूं टेलीफोन सर्विसेज, आजकल तो इंटरनेट और टेलीफोन का जमाना है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ऐसी जगह कभी मोनोपोली ना आए, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक काम करती है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इसे रेगुलेट करने की कोशिश करती है, यानी कि संभालने की कोशिश करती है अपने तरीके से। इसको हम बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली, ताकि कोई भी इसमें, ठीक है, इसे हायर प्राइस पे सेल करवाना शुरू कर दे। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल मोनोपोली, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है ऑलमोस्ट जो काफी जरूरी है। जैसे आप समझते हैं नेचुरल मोनोपोली अकर्स इन केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटीज। ये कब अकर होती है, जब पब्लिक यूटिलिटी की बारी आ जाए, यानी कि ऐसी सर्विसेज जो पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, टेलीफोन एक्सेट्रा, वेयर इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट रिमेन्स हायर, जहां पे इनिशियल कॉस्ट जो होता है ना प्लांट का वो क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, इसका मतलब शुरू में खर्चा काफी ज्यादा होता है। चलो अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बिजली आती है, तो क्या बिजली बनाने से बिजली रहेगी? नहीं, उसके लिए बहुत सारे प्लांट स्टैब्लिश करने पड़ते हैं। ठीक है, अब मान लो अपने आसपास देखा होगा पोल वगैरह लगाने पड़ते हैं, तार बिछवानी पड़ती है, तो इनिशियली बहुत ज्यादा कॉस्ट आती है। ऐसे अगर वाटर सप्लाई करना है तो वाटर सप्लाई करने के लिए वाटर का होना ही जरूरी नहीं है, सप्लाई का भी अपना क्या होता है, सिस्टम होता है ना। जैसे कि पाइपलाइंस बिछवाई, बहुत सारे काम होते हैं। तो उन सारे केसेस में, इन सारी इंडस्ट्रीज में, मैं बात करूं टेलीकम्युनिकेशंस में, पर टेलीकम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, टेलीफोन सर्विसेज की बात कर रहा हूं, चाहे इंटरनेट सर्विसेज की बात कर रहा हूं, तो इसके लिए बहुत सारे खर्चे आते हैं, जैसे कि सैटेलाइट के ऊपर खर्चा। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से एक फर्म को इनिशियली काफी हायर कॉस्ट लगानी पड़ती है और काफी सालों तक ये काम चलता रहता है। ठीक है, तो इस केस में क्या बनता है कि फर्म सोचती है एक बार अगर काम कंप्लीट हो गया तो हम कंज्यूमर को सर्विसेज काफी हायर प्राइस में सेल करेंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट एज फास्ट एज पॉसिबल कवर हो जाएगा। मतलब हमारे सारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, अब उन केसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता भी हूं, अभी देखो यहाँ पे, अभी पहले समझते हैं। Therefore, in natural monopoly, average cost and marginal cost, अगर हम बात करूं नेचुरल मोनोपोली के अंदर, तो एवरेज कॉस्ट हो चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो, दोनों क्या होते हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। और एमसी हमेशा है ना वो लोअर होता है किससे, एवरेज कॉस्ट से, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट हमेशा लोअर होता है एवरेज कॉस्ट से, एसी से। अब इसको आगे देखो। अब इसके दो केस यहां से बनते हैं। एक तो होता है केस फर्स्ट, जब कोई भी रेगुलेशन ना हो, यानी कि नो रेगुलेशन, किसी भी तरह की रेगुलेशन नहीं है। अब रेगुलेशन ना होने का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक इंडस्ट्री की, हर एक फर्म की, मतलब हर एक इंडस्ट्री की तरह से एक अपनी बॉडी होती है, जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि जो उसे रेगुलेट करने का काम करती है।
ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी बॉडी। इसमें आपको एग्जांपल देता हूं, अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करूं तो एक ट्राई है जो इसे रेगुलेट करने का काम करती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, मतलब ये अथॉरिटी होती है हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का ध्यान रखती है कि कोई भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे, इसी चीज के लिए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। मैं एक और बता सकता हूं, सेबी, आप लोगों ने शायद सुना ही होगा इसको भी। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ठीक है, कि जो भी स्टॉक या फिर इक्विटी से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं उसको कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का काम करती है सेबी। तो ये सारे काम कौन करती है, हमारे सेबी करती है और ट्राई करती है। तो मैंने यहाँ पे दो रेगुलेटरी बॉडी का नाम यहाँ पे लिया ताकि कंज्यूमर को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, उसका किसी तरह का धोखाधड़ी ना हो, ठीक है, स्कैम ना हो उसके साथ, उन चीजों का ध्यान ये रखती है। लेकिन अभी मैं इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि आपने सुना होगा 2016 में पहली बार जियो आई थी। जब जियो लॉन्च की गई तो जियो लॉन्च ही इस बेस पे की गई थी कि देखो रिलायंस के पास, तुम सब जानते हैं कि अंबानी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो उन्होंने उस पे जियो पे पैसा लगाया अच्छा खासा। और यही नहीं, उन्होंने जब सर्विसेज लॉन्च कर दी तो 3 महीने के लिए शुरू में फ्री कर दी थी। अब इससे क्या हुआ, स्मार्टफोन का चलन बढ़ गया क्योंकि फ्री इंटरनेट मिल रहा था, फिर से एक्सपेंडेड 6 महीने तक कर दिया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, ताकि उसकी इनिशियली कंज्यूमर लेवल उसका बहुत ज्यादा हाई हो जाए। अब कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हुआ, कंज्यूमर को फ्री सर्विस मिली, जिसकी वजह से, क्योंकि अब देखो अंबानी के पास तो पैसा है, लेकिन अगर मैं बात करूं एयरटेल था उस टाइम पे, वोडाफोन था, आइडिया था, एमटीएनएल था, बीएसएनएल था, इतनी सारी कंपनीज थी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर। क्या सबके पास सेम लेवल का पैसा था? नहीं, वो लोग फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इनिशियली कॉस्ट ही क्या है, बहुत ज्यादा आती है। पर अंबानी के पास पैसा था तो उन्होंने क्या किया, फ्री में सर्विसेज दी, जिसके चक्कर में हुआ क्या, बाकी सारी कंपनीज को लॉस होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि उनके कंज्यूमर्स शिफ्ट होने लग गए। भाई एक सिंपल सा, अगर मान लो मैं एक कंज्यूमर हूं, मेरे पास दो है, एक ए है एक बी है, ठीक है, ए से जो सर्विसेज हैं, ठीक है, वो फ्री में मिल रही है, बी पैसे ले रहा है, तो बी से क्यों करूंगा, मैं ए से सर्विस ले लूंगा। आई बात समझ में? तो इस चीज का नुकसान बाई कंपनीज को बहुत ज्यादा हुआ, तो वो गए ट्राई के पास, उन्होंने बोला कि ये हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, आज ही देख लो आप कितनी कंपनियां बच गई हैं टेलीकम्युनिकेशंस में, बहुत कम। एग्जांपल दूं तो सिर्फ अब बाकी है वोडाफोन आइडिया जो मर्ज हो गई थी, ठीक है, या फिर मैं बात करूं तो एक कंपनी बच चुकी है हमारे पास एयरटेल, जिसकी सर्विसेज आज भी काफी बेटर है, और जियो तो है ही। ठीक है, तो इन सारे कामों को रेगुलेट करने का काम कौन करती है? ट्राई। और ये भी देखते हैं कि कहीं कोई कंपनी किसी एक फील्ड में अपनी मोनोपोली ना बना ले, क्योंकि देखो अगर मोनोपोली गवर्नमेंट सेक्टर में है, जैसे मान लो मैं पे बेसिक नीड्स की बात कर रहा था, इन जनरली केसेस में ना, इन सारे केस में गवर्नमेंट जो है ना वो होल्ड करती है इनकी मेजर स्टेक्स को, और जब गवर्नमेंट की होल्डिंग ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट वेलफेयर पे ध्यान देते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को छोड़ के। लेकिन अगर ऐसी सुख सुविधाएं जो हमें मिलती हैं, मतलब ऐसी फैसिलिटीज जो हमें अगर कंपनीज प्रोवाइड करिए, खासकर बेसिक नीड से जुड़ी हुई है, और अगर वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, तो कहीं ना कहीं वो आम कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की वजह से। ठीक है, अब इसको आगे समझते हैं। तो ये हुआ नो रेगुलेशन के केस में। नो रेगुलेशन इन मोनोपोली, देन दे विल प्रोड्यूस क्यूएम क्वांटिटी। देखो यहाँ पे ग्राफ बना रखा है मैंने, तो वो क्यूएम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे, ये है क्यूएम क्वांटिटी, मतलब इतनी कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे और इतने हायर प्राइस पे। अब इसके चक्कर में क्या होगा, देखो एक तो पहली बात क्वांटिटी कम है, ठीक है, तो सब लोग इसे कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात प्राइस काफी हाई है, तो जो हायर प्राइस अफोर्ड कर पाएगा वो ही इस सर्विसेज का लाभ उठा पाएगा, बाकी सबको इन सर्विसेज से वंचित रहना पड़ेगा, यानी कि इन सर्विसेज से दूर रहना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब आगे इसी बात को समझते हैं। अब के सेकंड अगर रेगुलेटेड फर्म्स आई तो, यानी कि फर्म्स को अगर रेगुलेट किया जा रहा है तो प्राइस गो डाउन, प्राइस नीचे गिरेगा, ठीक है, यानी कि प्राइस कम कर देंगे गवर्नमेंट के जरिए। और ऐसा कैसे कर सकती है? हो सकता है कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट बना दे। अब बात याद है कि भैया ये कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है? कॉम्पिटिटिव मार्केट का सिंपल सा मतलब होता है कि मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, तो जो चीप रेट में चीजें प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर्स उसके सर्विसेज को क्या करेंगे? खरीदेंगे। तो इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट बना देना। तो देखो लेवल पीसी, ठीक है, तो जो कंजप्शन है वो हो सकता है यहां पे आ जाए, मतलब प्राइस यहां तक पहुंच जाए और क्वांटिटी ये हो जाए, मतलब क्वांटिटी इतनी ज्यादा प्राइस इतना ही कम। यानी कि कंपटीशन की वजह से फायदा किसको हो रहा है? कंज्यूमर्स को। ये कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, कट थ्रोट कंपटीशन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रोड्यूसर यहाँ पे हमारा क्या है? प्राइस इतना रख रहा है और क्वालिटी इतनी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से अब होगा क्या? जब प्राइस कम होंगे और हो सकता है प्राइस इतना गिर जाए कि प्रोड्यूसर को अपना कॉस्ट निकालने में भी दिक्कत आए, और जब खर्चे ज्यादा होंगे बिजनेस के, कमाई कम होगी, तो उस बिजनेस को उस सर्विसेज से बाहर जाना होगा, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रिवेन्यू कम है, प्रॉफिट कम है,
किससे? कॉस्ट से। और जब प्रॉफिट ही कम है कॉस्ट से, यानी कि जब रिवेन्यू ही कम है कॉस्ट से, तो प्रॉफिट में कुछ बचेगा नहीं। तो कोई भी बिजनेस लॉस में सर्वाइव ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म में तो कर ले सर्वाइव, लेकिन लॉन्ग रन में पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी वो मार्केट से, उस फील्ड से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा तो कई बार भी होता है कि जब बेसिक नीड की बारी आती है ना, तो गवर्नमेंट जो कंट्रोल करने के लिए बहुत सी चीजों को है तो बहुत चीप रेट प्रोवाइड करती है या फिर फ्री में प्रोवाइड करती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अब राशन है, अगर मैं राशन सिस्टम के जिनको बता देता हूं, राशन सिस्टम में क्या होता है कि जो बीपीएल से नीचे है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, उन्हें फ्री में बेसिक खाना पीना प्रोवाइड किया जाता है, जैसे चावल गेहूं वगैरह से फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही अगर मैं दिल्ली में बात करूं, तो जिनका बिजली बिल है वो 200 यूनिट से नीचे आता है, उनको बिजली फ्री में दी जाती है। किसके द्वारा? दिल्ली गवर्नमेंट के जरिए। पर किसका मतलब ये है कि इसका पैसा प्राइवेट कंपनी नहीं लेती होगी। हम सब जानते हैं दिल्ली में मेजरली जो स्टेक है वो है टीपीडीडीएल के पास, यानी कि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के पास। तो क्या ये पैसे नहीं लेती? टाटा तो प्राइवेट कंपनी है, तो ये लोग पैसे लेते हैं। जो हम टैक्स भरते हैं, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से फंड अरेंज करती है और उस फंड को इन कंपनीज को दिया जाता है, जिसके जरिए बिजली को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अब आगे समझते हैं इसको। तो केस सेकंड, तो हमने क्या पढ़ा? रेगुलेटेड फर्म्स प्राइस, अगर फर्म्स रेगुलेटेड है तो फर्म्स प्राइस गो डाउन टू द कॉम्पिटिटिव मार्केट की वजह से लेवल पीसी एंड क्वांटिटी इंक्रीजेस टू बाय क्यूसी, मतलब क्वांटिटी ये खरीदते हैं और प्राइस ये हो जाता है। एट प्राइस पीसी फर्म वुड नॉट कवर एवरेज कॉस्ट, फर्म के लिए उसका एवरेज कॉस्ट कवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड फर्म विल शट डाउन, और जो फर्म है बंद हो जाती है, शट डाउन और गो आउट फ्रॉम बिजनेस, या फिर बिजनेस से बाहर हो जाती है। सो आइडियल ऑप्शन क्या होता है इस टाइम के लिए, कि बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो प्राइस सेट करे, यहां पे प्राइस सेट करे पीएन पे और क्वांटिटी सेट करे क्यूएन पे। ठीक है, यानी कि वो इस लेवल को रखे अपने पास, जो इसका बेस्ट ऑप्शन होता है। कि देखो, हो सकता है कि मोनोपोली लेवल का प्रॉफिट ना मिले, अच्छा प्रॉफिट ना मिले, एबनॉर्मल प्रॉफिट जनरेट ना हो, लेकिन वो बिजनेस में सस्टेन कर पाएंगे, ये काफी अच्छी बात होगी इस केस के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो आइडियल ऑप्शन इज टू सेट प्राइस पीएन वेयर एसी एंड एआर इंटरसेक्ट, जहां पे किसने एसी का गया, हमारा एसी कर वीरा, एआर कर वीरा, जो दोनों को इंटरसेक्ट किया, देखो ये रहा, यहां पे इंटरसेक्ट किया हुआ है इस पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, वो जहां पे जो हमारी क्या एक आइडियल सिचुएशन है, किस चीज के लिए? प्रोडक्शन के लिए। अब आगे समझते हैं। हियर फर्म्स आर नॉट गेटिंग एबनॉर्मल मोनोपोली, यहां पे फर्म एबनॉर्मल मोनोपोली कभी जनरेट नहीं कर सकती, यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट कभी नहीं बनेगा, बट विल प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी, पर क्वांटिटी लार्ज प्रोड्यूस होगी, और एक रीजनेबल प्रॉफिट उन्हें जरूर देखने को मिलेगा ऑफ आउटपुट क्यूएन एंड विदाउट ड्राइविंग द फर्म आउट ऑफ बिजनेस। और इस केस में जो हमारी फर्म है वो बिजनेस के बाहर भी नहीं जाएगी, यानी कि फर्म बिजनेस के अंदर रहेगी। ठीक है, और अच्छे से ये हर चीजें हो जाएंगी। अब आगे समझते हैं इसको। चलो अब हम समझते हैं एंटी ट्रस्ट लॉज क्या होते हैं। देखो, एंटी ट्रस्ट लॉज जो है वो नेशन टू नेशन, ठीक है, अलग होते हैं, और इसका हमारी कंट्री पे साथ दूसरी कंट्री पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एंटी ट्रस्ट लॉज का मतलब क्या है कि जब मार्केट में एंटी ट्रस्ट लॉ लगाती है कोई भी गवर्नमेंट या रूल लगाती है, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में कंपटीशन को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि मोनोपोली पावर को, यानी कि मार्केट पावर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और साथ साथ जो कंपटीशन है उसको राइज करने की कोशिश की जा रही है। जैसे यहाँ पे देखो, एंटी ट्रस्ट लॉ रिड्यूस मार्केट पावर एंड प्रमोट कंपटीशन इन मार्केट, एज वी नो दैट मोनोपोली क्रिएट सोशल कॉस्ट, क्योंकि मोनोपोली अगर किसी के पास है तो उस केस में कंज्यूमर का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट खुद लेके चले जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं, तो कंपटीशन इन मार्केट, एज वी नो दैट मोनोपोली क्रिएट सोशल कॉस्ट ड्यू टू इनएफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि वो इनएफिशिएंट तरीके से काम करते हैं, हायर प्राइस चार्ज करते हैं, कम क्वांटिटी सेल करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कंज्यूमर्स उनकी सर्विसेज का फायदा उठा भी नहीं पाते, और दूसरी बात, जो उठा पाते हैं उन्हें एक हायर प्राइस पे करना पड़ता है, क्योंकि कंपटीशन में कोई है ही नहीं, टेंशन ही नहीं किसी चीज की कि सामने वाले ने क्या प्राइस रखा हुआ है उसी गुड्स या उसी सर्विसेज का, क्योंकि उस तरह के गुड्स या उस तरह की सर्विसेज सिर्फ एक कंपनी बना रही है। लेकिन कंपटीशन होने की वजह से क्या होता है, एक तो पहली बात, कंज्यूमर को पूरा प्रॉफिट मिलता है, कंज्यूमर्स को कम से कम प्राइस में एक अच्छी सर्विसेज या फिर अच्छे गुड्स कंज्यूम करने का मौका मिल जाता है। दूसरा, ठीक है, फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ता है ना, तो जो प्रोड्यूसर्स है वो प्राइस को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ ध्यान किस चीज पे देते हैं कि कम से कम प्राइस में अच्छे से अच्छे फीचर्स कंज्यूमर को मिलने चाहिए, ताकि और से
ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर उस गुड्स या उस सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, फोन की कंपनीज देख लो आप, सैमसंग है, एमआई है, रेडमी है, ठीक है, और ओप्पो है, वीवो है, एप्पल भी है, ठीक है। लेकिन एप्पल चलो ठीक है, एक रिच पीपल्स को टारगेट करते हैं, लेकिन अगर बात करूं बाकी कंपनीज की, तो वो सारी कंपनीज कम से कम प्राइस में, ठीक है, बेटर फीचर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब इसको आगे समझते हैं। तो एंटी ट्रस्ट लॉज जो है प्रोहिबिट दोज एक्शंस विच क्रिएट मोनोपोली, ये उन सारे एक्शंस को रिजेक्ट करते हैं जिसकी वजह से किसी कोई कंपनी मोनोपोली क्रिएट करे, और रेस्ट्रिक्ट कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन को बना के रखना चाहते हैं। कंपनी नेशन टू नेशन जो है ना, वो एंटी ट्रस्ट लॉ डिफर करता है, उसका मैं रीजन समझाता हूं। बहुत सारी कंपनीज जो है वो तो कंपटीशन बढ़ाना चाहती है, बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी होती है जहां पे गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो इकोनॉमी तीन तरह की होती है। एक होता है प्राइवेट सेक्टर जिसको पूरा चला रही है, जैसे कि यूएसए हो गई, यूके की इकोनॉमी हो गई। मैं एग्जांपल पूरा गवर्नमेंट होल्डिंग है, जैसे कि चाइना, वहां पे कंप्लीट जो सारे काम है गवर्नमेंट के जरिए ही किए जा रहे हैं। एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे कि इंडिया, जहां प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले कर रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर भी अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इसमें क्या होता है उसको आपको समझाता हूं। जब गवर्नमेंट को लगता है ना कि कोई ऐसी सर्विसेज है जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर एक हायर प्राइस चार्ज करेगा, वो उसे खुद उस चीज को करते हैं। जैसे कि इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट की खुद की होल्डिंग है, बेशक मोनोपोली है पर गवर्नमेंट की होल्डिंग है, तो इसलिए वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को छोड़ के किसके ऊपर ध्यान देते हैं, वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसी चीज के ऊपर। वो क्या कि हमारी जो इकोनॉमी, जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो ऐसी कंपनीज को अलाउ करती है बिजनेस करना हमारी कंट्री के अंदर। कंपटीशन बड़े से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक तो पहले बात लेबर इंटेंसिव कंपनी होनी चाहिए, यानी कि वो कैपिटल इंटेंसिव ना होके। देखो कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, पहले वो समझाता हूं। जहां पे हम जो है, या जहां पे प्रोड्यूसर जो है वो मशीनरी से ज्यादा काम करना प्रेफर करता है एज कंपेयर टू लेबर, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में कैसी कंपनीज की होने की जरूरत है जहां पे लेबर ज्यादा काम किए जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, इंप्लॉयमेंट मिले, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, ठीक है। तो हमारी कंट्री कभी भी ऐसी कंपनीज को वो हमारी कंट्री के अंदर आने का मौका देते ही नहीं है, बिजनेस करने का मौका देते ही नहीं है, जो कंपनीज सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव पे काम करते हैं, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, वॉलमार्ट, ठीक है। ये कैसी कंपनी थी, एक ऐसा मॉल था, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई भी लेबर लगते ही नहीं थे। मतलब वो एक तरह से ऑटोमेटिक मॉल था, ये समझ लो। आपको जाना है, कोई भी लेबर नहीं है, सारे काम मशीनें कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट उनको लाइसेंस ही प्रोवाइड नहीं किया। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो एक्ट भी हैं। एक तो है शर्मन एक्ट, पासिस कब हुए, 1890 में, जो प्रोहिबिट करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को, कॉम्बिनेशंस को और कॉन्स्पिरेसीज को, ठीक है, और रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ठीक है। यानी कि ट्रेड में जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं उन सबको हटाया गया, कॉम्बिनेशंस को हटाया गया, ठीक है, कॉन्स्पिरेसीज को किया गया। मतलब क्या कि अब जैसे यहां पे देखो, क्लेटन एक्ट जो है 1914 में, इसने क्या किया, इसने प्रोहिबिट किया, यानी कि इसने मर्जर्स को मना कर दिया कि कंपनी मर्जर्स नहीं करेगी। मर्जर्स कब होते हैं, जब दो कंपनियां मिल जाती हैं। और इसमें क्या हो सकता है कि सोच को देखो कि कार कंपनीज हैं, कुछ टाटा है, महिंद्रा है, ठीक है, और भी कंपनीज हैं, अगर ये सारी मर्ज हो जाए तो मोनोपोली कंपनी बन जाएगी। फिर तो गवर्नमेंट का काम ही क्या होता है, मोनोपोली रोकना, पर इन लोगों ने मिलकर मोनोपोली बना लिया, यानी एक तरह से कार्टेल फॉर्म कर लिया। अब आगे समझते हैं। एक्विजिशन, इसका मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेती है। जैसे कि देखो, हो सकता है कि कोई बड़ी कंपनी वो सेम गुड्स या सेम सर्विसेज बना रही है, एक छोटी कंपनी उस मार्केट में घुसना ट्राई करी, उसने इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर दिया है, तो बड़ी कंपनी पूरी कोशिश करती है उस कंपनी को रोका जाए या फिर उसे एक्वायर कर लिया जाए, उसे अपने बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाए। और खासकर ऐसा कब करते हैं, जब लगता है कि सामने वाले का बिजनेस हमसे ज्यादा अच्छा है पर वो भी छोटे लेवल पे डेवलप हुआ है, ठीक है, विच क्रिएट मोनोपोली पावर, जिसकी वजह से क्या बढ़ता है, मोनोपोली पावर होती है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट पूरी कोशिश में लगी रहती है कि कहीं ना कहीं कंपटीशन रहे, तो ये कंज्यूमर को बेनिफिट मिले, ना कि प्रोड्यूसर को बेनिफिट मिले। अगर बात समझ में, एडिशन हम क्या बोलते हैं, एंटी ट्रस्ट लॉस। तो यहां तक का हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। हमने देख लिया नेचुरल मोनोपोली क्या होता है, हमने देखा एंटी ट्रस्ट लॉस क्या होते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 के ऊपर, यानी कि अब पढ़ेंगे हम एक और मार्केट स्ट्रक्चर को। हमारा मोनोपोली खत्म हो गया, हमने मोनोपोली के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस भी देख लिए हैं। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।